हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम में मैं विजेंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लाइनेक्स फाइल सिस्टम एंड सेकंड इज साइबर लॉ। लेट अस स्टार्ट। लाइनेक्स फाइल सिस्टम, एज वी नो, everything in Linux is considered as file। अभी तक की जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, स्टडी किया होगा, तो उसमें आपको बताया गया है कि लाइनेक्स में चाहे वो डायरेक्टरी फाइल है, चाहे वो कोई भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं, या फिर ऑर्डिनरी फाइल है, स्पेशल फाइल्स हैं, सिस्टम फाइल्स हैं, हर एक को यहां पर फाइल कंसिडर किया जाता है। Now, how these files stored in the storage device like hard disk, pen drive, or any other storage media? उसके लिए हम यूज करते हैं Linux file system. Linux file system handle the positioning of your file on the storage. यानी Linux जो भी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करने के लिए कहता है हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क के लिए यहां पर एक फाइल सिस्टम वर्क करता है जो जिन फाइल को डायरेक्ट किया जाता है स्टोर करने के लिए उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करता है और उसको सुटेबल स्पेस प्रोवाइड करने का काम लाइनेक्स फाइल सिस्टम का होता है। फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क एंड रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। So that is the responsibility of file system, to store the information and also whenever it's demanded by operating system to provide back to them। जो फाइल मांगी जाती है उसको वापस अवेलेबल करना हार्ड डिस्क से निकाल कर, और जब भी कोई फाइल या इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो स्टोरेज डिवाइस में उस पर्टिकुलर फाइल में उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। दैट इज द टास्क ऑफ लाइनेक्स file system। The example of file systems are FAT16, FAT32, NTFS, ext2, ext3 and ext4, so on, many types of file system available and supported by the Linux। Here in that example, FAT16, FAT32 and NTFS, these are the file system or popular file system used in Windows operating system, also supported in Linux। And in Linux, ext2, ext3 and ext4, these are the popular file system of Linux। Now, take a look on segments of Linux file system। Here is two segments, user data and metadata। What's it? जब भी फाइल सिस्टम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क में डाटा सेव करता है, तो जहां डाटा सेव हो रहा है, जो डाटा सेव हो रहा है वो आता है यूजर डाटा, और वो डाटा कहां सेव हुआ है उसकी पूरी डिटेल नोट डाउन होती है अलग से एक अलग लोकेशन पर, उसको कहते हैं मेटा डाटा। तो मीन्स यूजर डाटा मीन्स स्टोर एक्चुअल डाटा कंटेन्ड इन फाइल। तो एक साइड स्टोरेज डिवाइस में जो एक्चुअल डाटा यूजर का होता है उसको स्टोर किया जाता है, और दूसरी साइड है मेटा डाटा। Metadata which contain the information about the file, where it is stored, its location and further structure or arrangement। तो इसमें आता है store file system structural information such as superblock, inode and directory। We can say the structure which is followed by the Linux file system to store these user data। अब हम देखते हैं different file system in the Linux। These are the few of the file system which are followed in Linux, but as I already told you, Linux में बहुत सारे file system support करता है। Few of them are, first one ext, it's an oldest one and no longer used due to its limitation। ext2, जो Linux का ext वर्जन था उसकी लिमिटेशन को देखते हुए ext2 फाइल सिस्टम अवेलेबल किया गया,
और ये अलाउ करता है 2 टेराबाइट का डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज पर। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन लाइनेक्स फाइल सिस्टम का आया, वो था ext3, जो ext2 के बाद आया विद द बैकवर्ड कैपेबिलिटी। देन आफ्टर ext4, ext3 के बाद ये जो वर्जन था ये फास्टर भी था और ये लार्ज फाइल की स्टोरेज को अलाउ करता था। विल डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज फ्यू ऑफ देम जो पॉपुलर मेनली यूज किए जाते हैं लाइनेक्स फाइल सिस्टम्स, उनको हम इन डिटेल लेंगे नेक्स्ट अभी। The another one is here JFS, that is also older one file system which was introduced by IBM. But that was not good when we use the storage device again and again to store the file and retrieve the file. So with the time इसमें जो स्पीड थी वो स्लो हो जाती थी। The another one is XFS, one of the other file system. Here is the Razor FS, one another file system which is also used and we can say an alternate to the ext3 file system. And the last one is here swap file system. और swap file system क्यों यूज किया जाता है ये मुझे लगता है कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया ही गया होगा, but I'll give you an overview here. As we know that RAM is required by the processor during processing of any process, और कोई भी प्रोसेस जब प्रोसेसर सॉल्व करता है तो उससे पहले उस प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को रैम पर अवेलेबल किया जाता है और प्रोसेसर जो है रैम से ही उसको डील करता है। लेकिन हम जानते हैं रैम लिमिटेड है और अगर कोई एप्लीकेशन बड़ी है और रैम पर उसके लिए जगह कम मिल पाती है तो स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स राइज हो जाती है। सो फॉर दैट लाइनेक्स में एक मैकेनिज्म इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है स्वैप पार्टीशन का। मींस हम हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो स्वैप स्पेस बना सकते हैं, स्वैप पार्टीशनिंग कर सकते हैं और उसको एज ए रैम जो है प्रोसेसर यूज कर सकता है। हाँ, इससे स्पीड जो है हमारे प्रोसेस की स्लो हो जाती है बिकॉज जो काम रैम का था वो हार्ड डिस्क से करवाना तो नेचुरली वो स्पीड को हैम्पर करेगा। तो these are the various file system which are most popular among Linux file systems. Now we'll take a look on individually on popular file systems of Linux. The first one is here, ext2 file system. ext2 stands for extended file system, or we can say second extended file system, which was introduced in 1993 and developed by Remy Carr. This was developed to overcome the limitation of the original ext file systems. तो जो हमारी पहला फाइल सिस्टम था ext, उसकी जो वेरियस प्रॉब्लम्स को देखते हुए ext2 फाइल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फाइल सिस्टम में जर्नलिंग फीचर्स नहीं था जो कि फर्दर आगे के फाइल सिस्टम में अवेलेबल किया गया। जर्नलिंग फीचर क्या है विल टेल यू लेटर ऑन इन द नेक्स्ट फाइल सिस्टम। जर्नलिंग फीचर्स जो हमारे ext3 और ext4 फाइल सिस्टम में अलाउ किया गया, उस फीचर्स की वजह से मेमोरी में वो स्टोरेज या स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसी को देखते हुए ext2 फाइल सिस्टम का ये फीचर बन जाता है। जो हमारे पास यूएसबी ड्राइव्स हैं या फ्लैश ड्राइव्स हैं जिनमें लिमिटेड मेमोरी होती है, उनके लिए ये बेटर रहता है कि ext2 फाइल सिस्टम को यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ ext3 फाइल सिस्टम, बिकॉज ऑन फ्लैश ड्राइव यूएसबी ड्राइव ext2 इज रिकमेंडेड एज इट डज नॉट नीड टू डू द ओवरहेड ऑफ जर्नलिंग। तो एक एडवांटेज मिल जाता है, जो हमारे पास यूएसबी ड्राइव है उसमें हम ext2 फाइल सिस्टम को यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो जर्नलिंग फीचर्स की वजह से एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है फाइल सिस्टम, उससे जो है इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और यूएसबी ड्राइव को यूज करने के लिए बेटर है ext2 फाइल सिस्टम को यूज किया जाए। नाउ इन ext2 फाइल सिस्टम मैक्सिमम इंडिविजुअल फाइल साइज कैन बी फ्रॉम 16 GB टू 1 TB। इंडिविजुअल एक फाइल का साइज मैक्सिमम 16 GB से 2 TB तक हो सकता है।
Overall, ext2 file system size can be from 2 terabyte to 32 TB. यानी कि एक पार्टीशन या एक डिस्क में हम मैक्सिमम जो साइज इसका ले सकते हैं स्टोरेज का, इस पार्टीशन के अंदर 2 टेराबाइट से 32 टेराबाइट तक लिया जा सकता है. नाउ टेक अ लुक ऑन ext3 फाइल सिस्टम, which is stand for third extended file system. It was introduced in 2001 and developed by Stefan. This versions of Linux file system, that Linux file system was available starting from the Linux kernel 2.4.15. ext3 was available. Means Linux kernel के 2.4.15 वर्जन जो है उसके साथ ये इंट्रोड्यूस किया गया था फाइल सिस्टम. The main benefit of ext3 is that it allows the journaling feature. What is it? जर्नलिंग फीचर्स जब इंट्रोड्यूस किया तो इसमें जो हमारे फाइल सिस्टम में रोबस्टनेस है और इजीली ये क्रैश नहीं होता, और बार बार आप यूज करेंगे इस फाइल्स को रिट्रीव या डालने के लिए, तो आप स्टोरेज के लिए, तो आपके लिए इसमें क्रैश होने के चांसेस कम रहते हैं, फाइल सिस्टम के करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं. द रीजन बिहाइंड इट, जर्नलिंग एक लॉग मेंटेन करता है जिसमें जो भी फाइल स्टोर की जाएगी, रिट्रीव की जाएगी, अपडेट की जाएगी, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अलग से लॉग में एंटर की जाती है, और उससे जो है हमारा फाइल सिस्टम ज्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग बनता है. एज डिस्क्राइब्ड हियर, जर्नलिंग हैज ए डेडिकेटेड एरिया इन द फाइल सिस्टम वेयर all the changes are tracked. When the system crash, the possibility of file system corruption is less because of journaling. And in this file system, maximum individual file size can be 16 GB to 2 terabyte. And overall ext3 file system size can be from 2 terabyte to 32 terabyte. तो ये कुछ फीचर्स ext3 फाइल सिस्टम के. नाउ लेट अस डिस्कस ext4 file system, which stand for fourth extended file system. It was introduced in 2008 and starting from Linux kernel 2.6.19, it was available with that kernel version. The special feature of ext4 file system is it supports huge individual file size and overall file system size. Maximum individual file size can be 16 GB to 2 terabyte. 16 terabyte, sorry. तो ये इंडिविजुअल फाइल साइज जो है वो हो सकता है 16 GB से 16 TB तक. इतनी बड़ी फाइल हम इसमें इंडिविजुअली स्टोर कर सकते हैं. इस फाइल सिस्टम जो है ये अलाउ करता है मैक्सिमम फाइल साइज 16 GB to 16 terabyte. And overall maximum ext4 file system size is 1 exabyte to 1 petabyte. तो एक पार्टीशन का साइज इतना हो सकता है 1 exabyte to 1 petabyte. And directory can contain maximum 64,000 subdirectory. अगर हम कंपेयर करें ext3 से, तो ext3 में 32,000 मैक्सिमम सबडायरेक्टरीज बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे को 64,000 सबडायरेक्टरीज बनाने की availability या permission है. And this also have the backward capability. ये ext3 फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है without upgradation. So that was the various features of ext4 file system. One another file system is here, XFS. XFS file system is an extension of external file system, and it's a high performance 64-bit journaling file system. The support of ext was immersed in Linux kernel and around 2002 के अराउंड Linux kernel में XFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट किया गया, और ये 2009 में Red Hat Enterprise Linux के वर्जन 5.4 में इसको इंक्लूड किया गया. It supports a maximum file size of 8 exabyte for the 64-bit file system. There is some comparison of XFS file system
is XFS file system can't be strong and poor performance with deletion of large number of files. Means जैसे हम सिस्टम को बार बार यूज करते हैं और बार बार फाइल डिलीट करते हैं तो इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है. नाउ इन रेड हैट Enterprise Edition 7.0, it's used XFS as default file system. So here we discuss ext2, ext3, ext4 and XFS file system in detail, and I hope you understand the various file system available in Linux. Now we will start with cyber law in India. लॉ से आप अभी सभी अवेयर हैं कि लॉ क्या होता है. लॉ एक इंडिविजुअल्स, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. तो जो वेरियस लॉ हमारे ट्रेडिशनल्स बने हुए हैं उनमें आज की जो हमारे आईटी का युग है उसके लिए ये सुटेबल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता था, क्योंकि आज के समय में जैसे हमने देखा कि हमारे डे टू डे लाइफ में आईटी का एक मेजर रोल है. हमारे बिजनेसेस, हमारे वर्क और वेरियस एक्टिविटी इंटरनेट के माध्यम से होती है, कंप्यूटर के माध्यम से होती है. तो गवर्नमेंट ने ये नीड समझी कि इसके लिए एक स्पेशल और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लॉ होना चाहिए, एंड दे इंट्रोड्यूस साइबर लॉ. द लॉ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड कंप्यूटर एंड इंटरनेट. स्पेशली इंटरनेट और कंप्यूटर को फोकस करके लॉ बनाया गया. इट सुपरवाइज द डिजिटल सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स. इसका मेजर रोल है सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, सॉफ्टवेयर में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एंड ई कॉमर्स में. इट इंक्लूजेस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉ. ये बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट दिखता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, प्राइवेसी ऑफ डाटा के और प्रोटेक्शन लॉ के. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द की एलिमेंट ऑफ आईटी. मेनली फोकस किया गया यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को. एंड व्हाट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज? See on the diagram here, intellectual property rights means internet पर patent, internet पर copyright, trademark या database sites or the performance rights of individual or company or organizations. And what are these? As we know the copyright here, जब भी कोई organization कोई नई इन्वेंशन करती है, लाइक अगर हम कंप्यूटर फील्ड की बात करें तो आप देखते होंगे डिफरेंट नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कंपनीज उसका कॉपीराइट करवाती है ताकि कोई दूसरा उसकी कॉपी ना कर सके, ना उसको यूज कर सके. तो उसी चीज के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आईटी लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है. जो आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए पेटेंट. कंपनी डिफरेंट टाइम टू टाइम इन्वेंशन करती है, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एल्गोरिथम डेवलप करती हैं, तो उसका वो पेटेंट करवाते हैं ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करके उससे बेनिफिट ले सके, क्योंकि इन्वेंशन में उन्होंने पैसा खर्च किया होता है. ट्रेडमार्क, इसमें हम ले सकते हैं लाइक हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर एग्जांपल है गूगल का एक अपना लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक लोगो है. दीज आर देयर ट्रेडमार्क. वो उनके मार्क है जिससे उनकी आइडेंटिटी होती है. तो उस आइडेंटिटी को कोई मिसयूज ना करे, कोई दूसरा ना यूज करे, उसके लिए उसको एक लॉ की जरूरत है उसके प्रोटेक्शन के लिए. तो वो लॉ जो साइबर लॉ है वो उसमें ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. डेटाबेस, यू आर ऑल्सो अवेयर विद द डेटाबेस ऑल्सो. डेटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इवन इन इंडिविजुअल केस. तो वो डाटा कोई थेफ्ट करे तो उसके लिए इस लॉ में पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, और उसमें डिफरेंट जो एक्ट है वो बनाए गए हैं जिससे कि उसमें डील किया जा सके. तो अगर हम बात करें इसमें साइबर लॉ की कुछ इंपोर्टेंस की, तो इट कवर ऑल ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट. नाउ इट कीप आई ऑन ऑल एक्टिविटी ओवर इंटरनेट.
इंटरनेट पर जुड़ी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी इसी लॉ के अंडर कवर होती हैं. इट टच एवरी एक्शन एंड every reactions in the cyberspace. Whatever the activities going on in cyberspace, it's all actions covered under this law. It protect people from becoming the victim of crime. And definitely, क्योंकि इस लॉ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, अगर किसी पर्सन को कोई चीट करता है तो इस लॉ के अंडर वो उसके ऊपर केस कर सकता है. तो इस तरीके से इसमें हमें इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. नाउ बात करते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ साइबर लॉ. फ्रॉड. As we know that lot of frauds are done through online mechanism, like as in using credit card or other financial frauds are done through the net or internet. So उस चीज के लिए जब भी कोई किसी जो फ्रॉड कर रहा है उसको लॉ के अंडर कोई एक्शन लेना होता है तो वो साइबर लॉ में उसको डिफरेंट एक्ट बनाए गए. The another is copyright. I also already share with you. अगर कोई कॉपीराइट का वायलेशन करता है तो उसके लिए इसमें साइबर लॉ ही के डिफरेंट एक्ट्स जो है वो फॉलो होते हैं. डिफेमेशंस, द थर्ड पॉइंट हियर. डिफेमेशंस मीन्स आपने देखा है आजकल डिफरेंट फेक न्यूज आती रहती है. किसी पर्सन के बारे में कोई बिना किसी फैक्ट के ऐसे ही बोल देता है और उसकी जो इमेज है वो डिस्टर्ब होती है. तो इन दैट केस जो भी कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है उसके ऊपर एक्शन जो है वो साइबर लॉ के अंडर लिया जाता है. द अनदर पॉइंट इज हियर ट्रेड सीक्रेट्स. ट्रेड सीक्रेट्स मींस आज के जो भी वर्किंग आईटी रिलेटेड वर्क होते हैं उसमें डिफरेंट उनकी टेक्निक्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं या कोई डिफरेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंस या मैप या एप्लीकेशंस हैं. उन एप्लीकेशंस को कोई अगर मिसयूज करता है या उसको कॉपी करता है तो उस चीज के लिए ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर साइबर लॉ में एक्ट बने हुए हैं और उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके कोई भी इंडिविजुअल और कंपनी जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकती है. नाउ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ. As we know that organizations are now able to carry out e-commerce using the legal infrastructure provided by the Act. आज के समय में हमने देखा कि through online lot of business is going on and that is only possible when the law is protecting their rights. अगर इन केस कोई फ्रॉड करता है तो उससे प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है. इसी वजह से जो है आज के समय में हमारे पास डिफरेंट ई-कॉमर्स एक्टिविटी या ऑनलाइन जो है बिजनेस पॉसिबल हो पा रहा है. The second is here digital signatures have been given a legal validity and sanctions in this act. Yes, digital signature. Authenticity of any document. नेट में आजकल ईमेल के थ्रू ही डॉक्यूमेंट पास ऑन होते हैं एक जगह से दूसरे जगह को. तो डिजिटल सिग्नेचर ही है यहाँ पर जो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट पास ऑन करेगी, किसी को मेल करेगी तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर अटैच किए जाते हैं जिससे कि वो अथेंटिक हो जाता है लीगली. इट अलाउ गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑन द वेब दाउ हॉलिंग ई-कॉमर्स ई-गवर्नेंस. आज के समय में बहुत सारी एक्टिविटी ऑनलाइन ही हो रही है. इवन गवर्नमेंट भी डिफरेंट नोटिफिकेशंस, डिफरेंट इंफॉर्मेशन थ्रू नेट प्रोवाइड कर रही है. तो ई-गवर्नेंस में भी तभी ई-गवर्नेंस स्ट्रेंथन हो पाई है जब इसको लीगल किया गया है साइबर लॉ के अंडर. इट गिव्स अथॉरिटी to the companies or organizations to file any form, application or any other document with any office. Definitely जो भी वर्किंग हमारी ऑनलाइन हो पा रही है वो सभी वर्किंग्स को इस साइबर लॉ के अंडर ऑथेंटिकेट किया गया है और तभी हम इतना ऑनलाइन डिफरेंट वर्किंग्स इजीली और स्मूथली कर पा रहे हैं. The IT Act also addresses the important issue of security, which are so critical to the success of electronic transactions. तो सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर इश्यूज जो है उनको भी आईटी एक्ट में जगह दी गई है. तो these were few advantages of साइबर लॉ. और उम्मीद करता हूं कि अभी जो साइबर लॉ के डिफरेंट कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस किए गए उसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा. और डिफरेंट फाइल सिस्टम जो लाइनेक्स के हमने फर्स्ट टॉपिक में कवर किए. तो विद दैट यू हैव सम असाइनमेंट्स टू डू
differentiate between ext2, ext3, ext4 file system that you have to divide in tableau form, और उसमें आप इनको differentiate करेंगे. The second is why we need cyber or IT law. इसकी जरूरत क्यों है? अगर ये नहीं होगा तो क्या दिक्कतें हो सकती है? Third one is how intellectual property rights will affect in absence of cyber law. अगर साइबर लॉ नहीं होगा तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो किस तरीके से उन पे अफेक्ट होगा. थैंक यू.